नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट से रिलेटेड हिस्ट्री से एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर आपके क्लास 12th से भी रिलेटेड है, तो क्लास 12th में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस चैप्टर में हमें पहले पढ़ना क्या है, सबसे पहले इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार राष्ट्रवाद आगे बढ़ा और देश को आज़ादी मिली। लेकिन यहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई की वो संघर्ष की कहानी नहीं पढ़नी है कि देश की आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई, किन किन वीरों ने शहादत दी, कैसे आंदोलन चलाए गए, अंग्रेज़ों ने कैसे जुल्म किया इत्यादि। इन सभी बातों का यहाँ जिक्र नहीं है। यहाँ जिक्र उन टॉपिक का है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले हमें इसी शब्द को समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। यानी किसी भी देश में रहने वाले नागरिक अपने देश से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि हर देश का नागरिक अपने देश को बहुत ही प्यार करता है। तो लोगों के दिलों में जो राष्ट्र के प्रति एक सम्मान की भावना है, जो प्रेम की भावना है, वो प्रेम ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब इस राष्ट्रवाद के बारे में देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रवाद से क्या संबंध था। आखिरकार प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण रहा कि प्रथम विश्व युद्ध हमारे देश में एक कारण बना और यहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। इसके बाद हम जिक्र करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्याग्रह के विचार की। आखिरकार इस विचार को किसने लाया, ये विचार कैसे आगे बढ़ा। फिर हम गांधी जी के आगे कई आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से असहयोग आंदोलन, नमक यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। परंतु गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन और भी है, भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन की चर्चा यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में भी चर्चा अंत में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये विश्व में होने वाला पहला सबसे बड़ा युद्ध था जो 4 वर्षों तक हुआ, 1914 से 18। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति होने से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी जो ये युद्ध की स्थिति बनी, यहाँ पर वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में जो राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हुई उनके बारे में हम जानते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा था तो उस समय भारत में स्थितियां उत्पन्न हुई, आर्थिक स्थिति। और आर्थिक स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी स्थिति होती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से मनुष्य की स्थिति का पता चलता है कि वो मनुष्य प्रगति कर रहा है या नीचे जा रहा है। तो भारत में आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। इसके पीछे कारण थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने रक्षा व्यय में इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए कि उन्हें उस रक्षा बजट को पूरा करने के लिए भारतीयों पर टैक्स बढ़ाने पड़ गए। तो यानी यहाँ पर एक स्थिति क्या उत्पन्न होगी कि भारत में करों में वृद्धि की गई, जिसको हम कर को क्या कहते हैं, टैक्स। कर यानी टैक्स में बढ़ोतरी। तो पहला कारण क्या हुआ, कर यानी टैक्स में बढ़ोतरी। दूसरे, एक नए कर की शुरुआत की गई अंग्रेजों के द्वारा, और वो नया कर इनकम टैक्स यानी आयकर कहते हैं। आय कर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आज सभी आप लोग जानते होंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। हर वो व्यक्ति जो मासिक उनकी वेतन या जो भी बिजनेस से वो पैसे कमाते हैं, साल में उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने पड़ते हैं।
लेकिन ये कर के बारे में तो भारतीयों को पता ही नहीं था, और इस कर की व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू कर दी। एक कर और भी था, सीमा शुल्क, बॉर्डर टैक्स। सीमा शुल्क, शुल्क का मतलब यहाँ टैक्स से ही है। तो सीमा शुल्क भी बढ़ा दिए गए। वस्तुओं की कीमतों में इजाफा तेजी से हुआ, यानी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, 2 गुनी हो गई। वस्तुओं की कीमतें क्या हो गई? 2 गुनी हो गई। तो ये भी एक कारण हो गया कि वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना। दो गुनी हो गई। और इस महायुद्ध में जो लोग मारे गए, उन लोगों के मारे जाने के कारण महामारी फैली, और साथ ही साथ भारत में इस समय कुछ जगह पर अकाल भी पड़े, और फ्लू नाम की महामारी फैलने की वजह से 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो 120 से 130 लाख, ये जो आंकड़े बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो इतनी भारी संख्या में लोगों का मारा जाना एक बहुत बड़ी मानव क्षति कह सकते हैं। तो यानी फ्लू नामक महामारी का फैलना, फ्लू नामक महामारी का फैलना। और जैसे कि अभी हमने बताया कि इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग, यानी करोड़ों लोग मारे गए। तो हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में ये राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हुई। एक बार फिर से हम इन पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं। टैक्स में यानी करों में बढ़ोतरी की गई, आयकर एक नई व्यवस्था लागू की गई जो पहले नहीं थी, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई, और फ्लू नाम की महामारी फैली जिस वजह से 120 से 130 लाख लोग भी मारे गए। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई। आगे चलते हैं हम, और आगे अब अगला जो टॉपिक है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह, जिसे इंग्लिश में भी सत्याग्रह ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम एक शब्द को जानेंगे, सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या हुआ? सत्य के प्रति आग्रह। तो आखिर सत्याग्रह का ये विचार कैसे आया, कब आया, किसने लाया? ये प्रश्न हर किसी के जहन में आता है। तो सत्याग्रह का ये विचार लाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी थे। तो इस विचारधारा के जनक, इस विचारधारा के जनक महात्मा गांधी। आज शायद दुनिया का शायद कोई ऐसा देश हो जहाँ पर महात्मा गांधी के विचारों को ना पढ़ा जाता हो या महात्मा गांधी को ना जानता हो। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, कोई ऐसी दुनिया में देश नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पर कि महात्मा गांधी की मूर्ति ना हो, उनके स्टैचू ना हो, उनके विचारों को पढ़ा ना जाता हो। महात्मा गांधी कोई एक सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, महात्मा गांधी एक विचार था, एक युग पुरुष थे, जो आज 150 वर्षों के बाद, उनके मृत्यु के बाद भी उनके विचारों को दुनिया के हर देशों में पढ़ा जाता है। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके विचारों के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन हम उनके यहाँ उन सभी विचारों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सत्याग्रह के विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन इन्होंने उस शिक्षा के लिए विदेश गए, लंदन में पढ़ाई की, इसके बाद वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में 20 साल से ज़्यादा समय इन्होंने गुजारा, लगभग 21 वर्ष।
और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। जिस समय गांधी जी भारत लौटे थे उस समय उनकी उम्र 45 साल थी, 45 ईयर्स ओल्ड। दैट टाइम ही वॉज 45 ईयर्स ओल्ड। और अपने जीवन का अधिकांश समय तो उन्होंने विदेश में ही गुजारा था। गांधी जी जब भारत आए तो आखिरकार भारत में लोगों ने गांधी जी के बारे में कैसे सुना? गांधी जी के बारे में सुना ऐसे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका की भी वही स्थिति थी जो भारत की थी, यानी दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। और एक छोटी सी घटना जो शायद बहुतों ने सुना होगा कि गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग से वो प्रिटोरिया जा रहे थे और उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन फर्स्ट क्लास में बैठे हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें वहाँ से उतरने के लिए कहा था। तो गांधी जी ने मना किया कि आई हैव फर्स्ट क्लास टिकट, मैं थर्ड क्लास में क्यों जाऊँ? अंग्रेज़ों ने कहा तुम थर्ड क्लास में जाओ। तो जब गांधी जी ने उतरने से मना किया तो अगले स्टेशन पे उन्हें धक्का मारकर नीचे कर दिया गया था। तभी गांधी जी ने यह प्रण लिया था कि जब तक अंग्रेज़ों की शोषण से मैं यहाँ के लोगों को मुक्त नहीं कराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और गांधी जी ने सत्याग्रह का यह विचार वहीं से शुरू कर दिया था। तो गांधी जी का यह सत्याग्रह विचार क्या कहता है कि सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात मनुष्य के विचार शुद्ध होने चाहिए, सत्य के रास्ते पे हों। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको सफलता पाने के लिए किसी आक्रामकता या किसी प्रकार की बदले की भावना अथवा शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है दो रास्ते पर चलने की। और गांधी जी ने वो दो रास्ते को अपने जीवन का अस्त्र शस्त्र बनाया, और वो दो चीज़ क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये थे गांधी जी के दो अस्त्र शस्त्र, जिन रास्तों पे चलकर गांधी जी खुद तो महान बने, लेकिन उन्होंने अपनी महान विचारधारा दुनिया के सामने भी रखी थी। तो गांधी जी को सत्य की प्रेरणा मिली कहाँ से? गांधी जी ने बचपन में एक नाटक देखी थी श्रवण कुमार की, और दूसरी नाटक देखी थी उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। ये हमारे ग्रंथों में वर्णित है। तो गांधी जी ने पहला जो नाटक देखा था वो राजा हरिश्चंद्र का नाटक था, जो हमारे वेद पुराणों में ऐसा वर्णन है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा थे। सत्य के रास्ते पे चलने के कारण उन्हें दुख भोगने पड़े, राजपाट त्यागने पड़े थे। अपने पुत्र और अपनी पत्नी को उन्होंने बाजार में बेच दिया था, और यहाँ तक कि अपने पुत्र को जलाने के लिए जब उसकी पत्नी शमशान घाट में आती है तो उसी शमशान घाट में वो मुर्दे जलाने का काम भी करते थे। तो अपनी पत्नी से भी उन्होंने कफन के पैसे मांगे थे। ये परीक्षा उनसे ली जा रही थी, और अंत में विश्वामित्र ने उनके पुत्र को जीवित भी किया, क्योंकि परीक्षा कौन ले रहे थे? विश्वामित्र। और उनके पुत्र को जीवित भी कर दिया और उनके राजपाट भी उन्हें वापस कर दिए थे। तो उनकी इन कहानी से उन्होंने जीवन में सीखा कि जीवन में चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ क्यों नहीं आए, हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने ये सत्य का मार्ग कहाँ से सीखा? राजा हरिश्चंद्र के जीवनी से। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव को मारना या सताना ये पाप है। ये हमारे भगवत गीता में या कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी धर्म ग्रंथ हिंसा का रास्ता नहीं बताता। सभी धर्म ग्रंथ अहिंसा के रास्ते को ही बताता है, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया श्रवण कुमार की नाटक से। आप सबने रामायण में पढ़ा होगा और सुना होगा, देखा भी होगा कि श्रवण कुमार जो माता पिता के भक्त थे, उसे धोखे से राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण चलाकर मारा था, जिस वजह से उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और ये स्थिति राजा दशरथ के साथ हुई थी, क्योंकि भगवान राम जब
वन जा रहे थे, तभी राजा दशरथ उन्हीं के वियोग में तड़प कर मर चुके थे। तो हिंसा, क्योंकि राजा दशरथ ने आखिरकार उनकी हत्या की, जाने अनजाने में ही मारा श्रवण कुमार को, लेकिन हिंसा तो हुई ना। इसीलिए किसी जीव को मारना, सताना ये पाप है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये मार्ग उन्होंने अपनाया। तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर गांधी जी ने पूरी दुनिया को ये रास्ता दिखाया। उनका ये विश्वास था कि भारत के सभी लोगों को इन्हीं दो रास्ते पर ले चलकर हम उसे एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए सत्य और अहिंसा का मार्ग हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि सत्याग्रह का विचार आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि गांधी जी भारत आने के बाद किस प्रकार प्रसिद्ध हुए और उनके द्वारा चलाए गए वो 3 शुरुआती आंदोलन कौन से थे, जिन आंदोलनों के कारण गांधी जी पूरे भारत में एक महान नेता, बाबा, महात्मा, कई नामों से जाने लगे। तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए शुरुआती 3 आंदोलन, अक्सर इस आंदोलन का जिक्र होता है कई बड़े एग्जाम में। ये नहीं कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में या किसी स्टेट बोर्ड में ही होता है, कई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। गांधी जी के शुरुआती 3 आंदोलन। तो सबसे पहले आंदोलन की बात होती है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण, तीनों आंदोलन 3 स्थान के नाम से हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा आंदोलन है अहमदाबाद सूती मिल कारखाने। मजदूरों का हड़ताल। ये भी एक सत्याग्रह था। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, खेड़ा सत्याग्रह क्या था, और अहमदाबाद सूती मिलिया कारखाने में मजदूरों का हड़ताल क्या था। तो सबसे पहले हम बात करें सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की। तो चंपारण बिहार राज्य में स्थित एक जिले का नाम है, यानी बिहार में एक स्थान का नाम है चंपारण। और चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में वहाँ के किसान पिछले 135 सालों से नील की खेती करते आ रहे थे। नील, इंडिगो, उस समय कपड़ों को रंगने का एकमात्र ही साधन था, वो नील था, जो नीले कलर का, ब्लू कलर का होता है। यानी कपड़े को रंगने के लिए कोई उस समय डाई नहीं थे, एकमात्र रंग क्या था, नील। और भारत में पैदा किया गया नील यूरोप के बाजारों में कई गुना मुनाफा देता था, कई गुना मुनाफा अंग्रेजों को इससे होता था। इसलिए भारतीय किसानों पर दबाव डालते थे अंग्रेज कि नील की खेती करो, और उस खेती से जो नील उपजता था उसे यूरोप के बाज़ारों में बेचकर वो काफ़ी फ़ायदा, मुनाफा कमाते थे। तो जिस चीज़ में मुनाफा हो उस चीज़ को तो दबाव डालकर वो उसे उपज करने के लिए दबाव तो डालेंगे ही। तो पिछले 135 सालों से चंपारण के आसपास के किसान क्या थे, अंग्रेजों के इस शोषण से परेशान थे। वो खेती नहीं करना चाहते थे नील की, क्योंकि नील की खेती करना किसानों के हित में नहीं था। जब नील की खेती की जाती है तो नील एक बहुत ही नाजुक पौधा होता है, उसकी रखवाली, उसकी देखभाल, उसकी सिंचाई, बहुत मेहनत भी लगते हैं। और एक बार जिस ज़मीन में नील की खेती आरंभ की जाती है तो धीरे धीरे उस ज़मीन की उर्वरता भी नष्ट हो जाती है, फर्टिलिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर वहाँ किसी दूसरे प्रकार के अनाज, खाद्यान्न फसलें नहीं उगाई जा सकती। तो भला किसान क्यों खेती करे? जिस खेत में नील की उपज करने से वहाँ अनाज नहीं पैदा कर सकते, तो वहाँ खेती करना चाहेंगे किसान? नहीं चाहेंगे। तो गांधी जी जब भारत लौटे थे तो गांधी जी के बारे में
सुना था। तो आखिरकार कई किसानों में से एक किसानों के नेता थे, जिसका जिक्र आपके बुक में नहीं है, जिन्होंने गांधी जी को कई पत्र लिखा बिहार आने के लिए, चंपारण आने का निमंत्रण दिया उन्होंने, और उस किसान के नेता का नाम था राजकुमार शुक्ल। किसान नेता राजकुमार शुक्ल। इन्होंने कई पत्र लिखे गांधी जी को, कई पत्र। हो सकता है कि कई पत्र उन तक नहीं पहुंचा हो, और कई पत्र पहुंचे हो तो गांधी जी इतने व्यस्त होंगे कि उनके पत्रों का जवाब नहीं दे पाए हो। आखिरकार गांधी जी ने बिहार जाने का निश्चय किया, और 14 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार की धरती पर पधारे। 14 अप्रैल 1915। जब गांधी जी बिहार चंपारण पहुंचे तो वहाँ के किसानों की स्थिति का जायजा लिया, और जब उनकी स्थितियों को उन्होंने समझा, तब जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लड़ा और वहाँ के किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति दिलाई। ये गांधी जी का पहला आंदोलन जो था, जो चंपारण में सफल हुआ, और इस आंदोलन के सफल हो जाने से पूरे बिहार, यूपी, बंगाल, यानी पूरा उत्तरी भारत गांधी जी को एक पहचान दिया। एक बाबा, एक महात्मा के रूप में गांधी जी मसीहा के रूप में जाने लगे। तो गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन चंपारण में सफल हुआ, इसलिए इसे प्रथम उनका सफलता का आंदोलन भी कहते हैं गांधी जी का। दूसरा आंदोलन था खेड़ा। अब ये खेड़ा क्या है? गुजरात में एक जिले का नाम है। गुजरात में एक जिला है। उसी साल यानी 1917 में, अच्छा यहाँ पर 1917 होना चाहिए, मैंने 1915 लिख दिया, 1917 में गए थे गांधी जी। गुजरात में एक जिले का नाम है खेड़ा। इस खेड़ा जिले में भी किसानों की स्थिति खराब थी। खेड़ा जिले में 1917 में क्या हुआ था, कई क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, और कई क्षेत्रों में क्या हुआ था, सूखे, अकाल पड़ गए थे। वर्षा नहीं होने के कारण किसान खेतों में फसल नहीं उगा पा रहे थे। लेकिन किसानों से अंग्रेज टैक्स, लगान वसूल करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। जब किसानों ने फसल ही उपजाए नहीं तो कैसे वो टैक्स भर सकते थे? इसलिए वहाँ के किसानों ने गांधी जी के नाम पर आंदोलन किया, और वो खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो आखिरकार गांधी जी भी वहाँ पहुँचे, और किसानों की जो स्थिति थी वाकई में दयनीय थी। तो वहाँ भी गांधी जी को जीत मिली, और खेड़ा के किसानों को लगान से मुक्ति मिल गई। तो ये दूसरी बड़ी सफलता गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह में मिला, जो ये भी 1917 की घटना है। अब तीसरी जो आपके सत्याग्रह है अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको पता है कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है अहमदाबाद, और ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो गांधी जी जब भारत वापस आए थे 1915 में, तो एक साल बाद ही 1916 में गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की, और उसका नाम भी साबरमती आश्रम था। इसलिए गांधी जी को साबरमती के संत कहते हैं। तो 1916 में स्थापना उन्होंने किया था साबरमती में। अब देखिए अहमदाबाद में काम कर रहे जो सूती कपड़ा कारखाने में मजदूरों की स्थिति क्या थी। प्लेग फैल जाने के कारण 1917 में गुजरात की स्थिति दयनीय थी। अहमदाबाद में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति भी खराब थी। उन्हें कपड़े कारखाने में ज़्यादा देर तक काम कराए जाते थे, परंतु उसके हिसाब से उन्हें वेतन यानी सैलरी नहीं दी जाती थी। पहले तो मजदूरों को बोनस दिया जाता था। प्लेग होने के कारण पहले उन्हें बोनस दिया जा रहा था, लेकिन अब बोनस बंद कर दिया गया। तो वहाँ के मजदूर चाहते थे कि वो बोनस उन्हें मिलता रहे, क्योंकि प्लेग बीमारी समाप्त नहीं हुई थी। तब 21 दिनों तक, याद रखिए आप लोग, 21 दिनों तक मजदूरों ने हड़ताल किया था। ये हड़ताल चला था 21 दिनों तक। और गांधी जी के नाम पर जब ये हड़ताल शुरू हुआ तो गांधी जी फिर अहमदाबाद के कपड़ा कारखाने में पहुंचे, उन मजदूरों से मिले। तो गांधी जब उन मजदूरों से बात किए
तो मजदूर 50% बोनस चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि 35% तक आप मजदूरों की डिमांड रखो, और ये हड़ताल जारी रहा। और आखिरकार जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये स्थिति अब गंभीर होती जा रही है, ये हड़ताल बंद नहीं हो रहा है, तो अंग्रेज़ों ने मजदूरों की मांगें स्वीकार कर ली और 35% उन्हें बोनस देने के लिए वो तैयार हो गए। यानी गांधी जी की ये तीसरी जीत, जो अहमदाबाद सूती मिल कारखाने में मजदूरों को उनके अधिकार दिलाए। इस प्रकार ये 3 आंदोलन गांधी जी का, ये तीनों आंदोलन उनके सत्याग्रह के विचार पर ही माने जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, जो वहाँ पर काम कर रहे कपड़ा मिल में मजदूरों का हड़ताल था। इस प्रकार ये गांधी जी के 3 शुरुआती आंदोलन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अब भारत में एक ऐसे कानून व्यवस्था लागू की, एक ऐसा कानून पारित किया जो भारतीय इतिहास में उसे काले कानून की संज्ञा दी जाती है, और उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो रॉलेट एक्ट क्या था, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1916 से 1918 तक का गांधी जी का यह सफ़र भारत में उनके आंदोलन की सफलता की बुलंदियों पर वो छू रहे थे। यानी पूरे भारत में गांधी जी एक मसीहा बन चुके थे। सभी लोगों की एक उम्मीदें के रूप में वो जागृत हो चुके थे कि अब कोई मसीहा आ चुका है जो हमें अंग्रेज़ों की शोषण से हमें मुक्ति जरूर दिलाएगा। लेकिन उधर अंग्रेज़ों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि भारतीय कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनके खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, कोई योजना ना बनाए, कोई षड्यंत्र ना करे। इसलिए भारतीयों पर उन्होंने दमनकारी नीति अपनाने के लिए कुछ ऐसे कानून पास करना शुरू किए जिसके तहत भारतीयों पर दबाव बनाया जा सके। और इसी कारण बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने ये कानून पारित किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। इस कानून को पास कहाँ से किया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संसद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कहाँ से पास किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी ब्रिटेन की संसद से यह कानून पारित किया गया बहुत ही जल्दबाजी में। इस कानून को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कानून था क्या? रॉलेट एक्ट के अनुसार केवल शक या संदेह के आधार पर, केवल शक या संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। किसी भी भारतीय को केवल शक या संदेह के आधार पे कि इसने कुछ षड्यंत्र किया होगा या हमारे खिलाफ कुछ इन्होंने योजना बनाई हो, केवल शक के आधार पे बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार किया जाता था और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो ये एक प्रकार ये कानून ऐसा कानून था, इसे हम काला कानून ही कह सकते हैं। इस कानून का कोई अर्थ ही नहीं है, इस कानून का कोई आधार ही नहीं है। बिना मुकदमा चलाए 2 साल की सजा। तो गांधी जी इस कानून के खिलाफ थे। गांधी जी बहुत बड़े वकील थे, उन्हें कानून के बारे में तो पूरी जानकारी थी। तो गांधी जी इस कानून के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे। तो गांधी जी ने दिल्ली आने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि एक आंदोलन किया जाए, और गांधी जी ने आंदोलन करने की तिथि 6 अप्रैल रखी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन किया जाएगा, 6 अप्रैल 1919। लेकिन अंग्रेजों ने इधर क्या किया कि गांधी जी को दिल्ली आने पर रोक लगा दिए। अब जब गांधी जी ने आंदोलन की बात की थी तो कई सारे दुकानदार दुकानें बंद कर दिए, कई सारे जो कर्मचारी थे वो ऑफिस जाना बंद कर दिए, जहाँ रेलवे वर्कशॉप था, कारखाने थे, काम हो रहे थे, वहाँ पर वो छुट्टी लेकर घर चले गए। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। तो इधर गांधी जी को भी प्रतिबंध लग गया। अब देखिए, इस आंदोलन के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हरियाणा, पंजाब जो अभी क्षेत्र है आपका,
राजस्थान के आसपास, इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव था। तो हुआ क्या, इसके 4 दिन बाद 6 अप्रैल के बाद यानी 10 अप्रैल को